हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्राफ है और अब हम इसको पीवी में ही लेकर आए हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब दो ग्राफ को कंसीडर कीजिए। पहला है हमारा दिस इज ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक ये है बी ग्राफ, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों के बीच में ये एक कर्व कहो आप या स्ट्रेट लाइन कहो आप, जो आपके मन में हो वो आप उसको कह सकते हो। बस अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो यहां यदि हम इसको देखते हैं सबसे पहले, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मींस प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। एक ऐसा प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करना है। दूसरा है जो कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है बी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर वेरी कर रहा है। इसमें प्रेशर हमारा वेरी कर रहा है। तो जब प्रेशर वेरी कर रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस में दिस इज 1 से स्टार्ट किया और 2 पर पोजीशन, अभी हम इसको पोजीशन कहेंगे, वैसे तो हम इसको स्टेट बोलेंगे लेकिन हम इसको पोजीशन 2 पे आया, लेकिन वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं आया। तो जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आपके दो प्रोसेस हो गए, वन कांस्टेंट प्रेशर जिसका ग्राफ ये बन चुका है, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम जिसका ये सेकंड प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर को हम आइसोबारिक भी कह देते हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। इसको हम आइसोकोरिक कह देते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बीच में जो ये ग्राफ आया है, ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। ये किसका है? ये है हमारा P इज इक्वल टू 1/v की पावर n। तो v टू द पावर n हो गई। मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम P v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ा था ये हमने। तो ये ग्राफ उसका है, ध्यान देना यहां पर। और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्राफ यदि इधर को शिफ्ट होता है तो पावर राइज करती है, और इधर शिफ्ट होता है तो पावर डिक्रीज करती है। ठीक है, ये याद रखना है। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। तो यदि हम एक ऐसा प्रोसेस कंसिडर करें जहां पर n की वैल्यू 1 हो, n इज इक्वल टू 1, ये ध्यान दीजिए। सपोज करिए हमने ग्राफ जो बनाया है, ये ग्राफ ही हमारा जो है
वो PV⁴ के हिसाब से है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हम तो ये हमारा जो हो जाएगा वो PV = कांस्टेंट, ये हो जाएगा। क्योंकि n यहां पर n हमने 1 को पुट कर दिया। PV⁴n कांस्टेंट, V⁴ जो n है इसमें n यदि हम 1 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PV कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें PV कांस्टेंट हो, PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, बस याद रखना है आपको। 3 प्रोसेस हो चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर वेरी इजी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, थर्ड वन दिस, ये ग्राफ है हमारा जो कि PV⁴n का है, और n की वैल्यू यदि 1 है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं। तो आपके 3 प्रोसेस क्लियर हो गए। डिटेल में हम इनको अभी आगे स्टडी करेंगे। अभी हमने सिर्फ मैथमेटिकली इस ग्राफ का को इंटरप्रेट कर दिया है प्रोसेसेस के अंदर। इसके अंदर कुछ और प्रोसेस भी हैं, लेकिन ये 3 हमारे बेसिक हो चुके हैं। अब यदि n की वैल्यू यहां इधर जाती है, ये शिफ्ट करती है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यदि इधर को हम मूव करते हैं तो n की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और इधर को n की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मींस यदि हम ग्राफ को इधर शिफ्ट करते हैं तो n की वैल्यू 0 की ओर टेंड्स करती है, और इस ग्राफ के इधर मूव करते हैं तो n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी। सिंपल सी बात है, जब यदि यहां पर n = 1 है तो सिंपल सी बात है, यहां 1 से नीचे की तरफ जाएगी, यहां पर 1 से ऊपर की ओर जाएगी। तो मींस हम ये कह सकते, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या वैल्यू होगी n की, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है तो n की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में 0 होती है। वहीं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में n की वैल्यू इंफिनिटी। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, बस यहां पे दिखाना था आपको कि कैसे ये n की वैल्यू यहां पर हो जाए। तो 2 वैल्यूज हो गई, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू इंफिनिटी, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हैं, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे हैं, उसमें n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू कितनी है, n = 1। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हमने पीछे पढ़ा था स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होती है, तो हम स्टेट के ऊपर ही बात करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा था, ये
ये इनिशियल पॉइंट, इसको हम 1 और ये फाइनल पॉइंट 2। तो स्टेट 1 और ये स्टेट 2। ये ध्यान रखना कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। प्रोसेस कैसा है हमारा? क्वासी स्टैटिक। अब जितने भी हम प्रोसेस के आगे बात करेंगे वो क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मींस रिवर्सिबल। तो हम जो स्टडी करेंगे प्रोसेस की वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है सभी, चाहे वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, या अदर्स कुछ प्रोसेस आएंगे उनको भी हम रिवर्सिबल करके ही कंसीडर करते हुए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रोसेस को हमने क्लियर किया है। अभी सिर्फ एक मैथमेटिकली हमने इसको इंटरप्रेट किया है कि कैसे बन सकते हैं। अभी हम कंप्लीटली स्टडी आगे करेंगे। तो अब देखिए, आपने एक सुना होगा लो 8th क्लास से या 9th क्लास से या 10th क्लास से। तो वो क्या कहता है लो? वो ये कहता है कि अभी हम स्टेट की बात कर रहे थे, अभी हम आगे डिटेल में जाएंगे तो उसको देख लें कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। एक लॉ को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor destroyed, only transform one form to another। इसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ना तो एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता, समाप्त नहीं कर सकते हम इसको। सिर्फ उसकी फॉर्म जो है चेंज हो जाती है किसी दूसरी फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एनर्जी और ये जो एनर्जी है ये सिर्फ क्या होगी, इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी। तो यदि हमारे पास कोई एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म 1, हमने एनर्जी हमारे पास थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अभी कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं अभी हमें इससे मतलब नहीं, अभी हम मैथमेटिकली इसको क्लियर करेंगे। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म एनर्जी हो गई, एक और ट्रांसफॉर्म एनर्जी ले ली, तो 2 पार्ट में हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है। हमें नहीं पता ये किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म है, बस ट्रांसफॉर्म कर दी गई। तो इस एनर्जी को हम जब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, तो ठीक है हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक ये पार्ट में ट्रांसफॉर्म हुई, एक इस पार्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। हमें नहीं पता अब ये ट्रांसफॉर्म कौन से फॉर्म में हुई है। ठीक है, तो अब थोड़ा और आगे आते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये एनर्जी हीट एनर्जी है। तो हमने हीट ही क्यों लिया? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमें करना क्या है, थर्मोडायनामिक्स में हम हीट का ही तो कन्वर्जन करते हैं। तो यहां पर सिर्फ हम हीट एनर्जी को ही कंसीडर करेंगे। तो ये जो एनर्जी थी ये हमारी हीट एनर्जी है। तो ये जो हमारी हीट एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। तो ट्रांसफॉर्म एनर्जी 1 क्या हुई, इंटरनल एनर्जी, और ट्रांसफॉर्म एनर्जी 2 क्या हुई, डेल्टा डब्ल्यू। अब आप कहोगे कि डेल्टा डब्ल्यू कहां से आ गया? हमने किया ही इसको डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वर्क, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हीट का कन्वर्जन वर्क आउटपुट लेने के लिए करते हैं। तो जब हम स्टडी ही थर्मोडायनामिक्स की कर रहे हैं तो हमें ये ही तो लेना है। तो
दूसरा हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भाई हीट को हम लेंगे और वर्क में ट्रांसफॉर्म करेंगे। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ही यही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्क में। किसमें ट्रांसफॉर्म हुई है? वर्क में। और ये जो पार्ट है हमारा ये है इंटरनल एनर्जी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमने ये क्यों लिखा? हमें तो जरूरत इसकी थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी को क्यों लिखा? इंटरनल एनर्जी को इसलिए लिखा है कि कंप्लीटली कुछ प्रोसेस जो है हमारे, वो तो हमारा क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम तो ये है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि ये du 0 रहे, क्योंकि हमारा तो हीट को वर्क में लेके आना है। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कंप्लीटली इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो हीट का वर्क में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वर्क में तो कुछ ट्रांसफॉर्म हो गई, कुछ और किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है? सिंपल सी बात है कि यदि वर्क में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, एनर्जी को हम डिलीट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो बाकी कहां गई? तो बाकी भी किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है। तो उसको हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, इंटरनल एनर्जी। तो ये ड्यू है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप देखिए। तो ये हमारा ड्यू, हमारी कोशिश यही रहेगी, एम यही रहेगा कि ड्यू को 0 किया जाए, ताकि डेल्टा डब्ल्यू यानी कि जो वर्क आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। वर्क आउटपुट में ही हम हीट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारी कोशिश क्या है कि du को जैसे तैसे करके मिनिमाइज किया जाए, और जैसे जैसे उसको मिनिमाइज किया जाएगा वैसे वैसे हमारा वर्क आउटपुट बढ़ती चली जाएगी। तो और बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि हम बात करें, मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा ये होता है डेल्टा क्यू, या आप कहो क्यू, हीट एनर्जी जो हमने सप्लाई की है वो किस लिए की है? ताकि हमें वर्क मिले। ठीक है, वर्क हमें मिल गया है और कुछ पार्ट हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है इंटरनल एनर्जी के अंदर। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे जैसे हम प्रोसेस के ऊपर जाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो ये एक बेसिक लॉ बन गया है थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि हीट सप्लाइड की इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी एनर्जी, और कुछ हमारी वर्क आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इसके अंदर जो टर्म है डेल्टा क्यू, इसको हम कहते हैं हीट सप्लाइड। कहीं कहीं एडिशन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, एक टर्म आएगा रिजेक्शन, रिजेक्शन को आगे देखेंगे। तो अभी तो हम एडिशन की ही बात करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो रिजेक्शन का भी आपको पता चल जाएगा। du ये हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज है जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। कैसे होती है ये भी हम आगे देखेंगे। डेल्टा w ये वर्क सप्लाइड है। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट भी हमारी यही है, बाकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वर्क सप्लाइड कहें, वर्क आउटपुट कहें, और या फिर हम इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा वर्क डन
बाय द सिस्टम के नाम से भी आता है। ये डेल्टा डब्ल्यू है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। इनको हम आगे क्लियर कर लेंगे। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो ये डेल्टा क्यू है, इसको आप क्यों कहो, कैपिटल क्यू, ये हमने अभी पढ़ा हीट सप्लाइड है, ये हीट सप्लाइड है। तो हीट सप्लाइड दरअसल होता क्या है, जब हम किसी चीज को हीट को सप्लाई करते हैं तो उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आना पॉसिबल है, ना आए वो अलग बात है। लेकिन हम जब किसी को हीट सप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज सिंपल क्लियर रहती है कि टेम्परेचर तो राइज होना ही होना है। लेकिन वो आप देखोगे कि प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है इसके अंदर। तो जो बेसिक यदि हमें कैलकुलेशन करनी है, यदि कैलकुलेशन के अंदर हम बात करें तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला जो होगा हमारा वो ये होगा, Q इज इक्वल टू M, जो कि मास है सिस्टम का, C स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो हम उसके अंदर होने वाली हीट सप्लाइड को क्वांटिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये हमारा Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T, इससे निकल सकते। अब इसमें जो ये टर्म आई है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट होती है कि सिस्टम के यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, राइट, हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल वर्ड ये कि हमें पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, चाहे वो केल्विन लो आप, चाहे वो सेल्सियस लो, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको केल्विन देखने को मिलेगा, वो आगे हम देखेंगे। जिस भी टेम्परेचर में हम इसको कंसीडर करेंगे वो ये हो जाएगा। तो मेन जो है डेफिनेशन वो ये है कि यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए, किसका, सिस्टम का, सिस्टम का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब स्पेसिफिक हीट, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, स्पेसिफिक हीट की जब हम बात कर रहे हैं जो कि यहां पर C से डिनोट की गई है, तो गैसेस के केस में जब बात आती है गैसेस की, तो यदि प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो वो कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो हो गई हमारी वो कांस्टेंट प्रेशर की होगी, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यूज की जाएगी वो CV के नाम से होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, और ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट।
तो ये जो दो प्रोसेस हैं हमारे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, और गैस, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गैस के केस में, ना कि लिक्विड के केस में। यदि गैसेस हैं, सिस्टम हमारा गैसियस फॉर्म है, सिस्टम कैसा है हमारा, गैसियस है। तो वहां पर दो तरीके की स्पेसिफिक होती, कॉन्सेप्ट वही है, 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर को, राइज करें या इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उससे मतलब नहीं है। तो मेन अभी अभी हम यही पढ़ेंगे कि 1 डिग्री राइज करने के लिए, और प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया है हल्का सा सीपीसीबी का, आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी यहां तक ये जो जितना पोर्शन आया वो एक मैथमेटिकल पोर्शन था, ये आपके क्लियर हो जाएगा तो फिर इजीली आपके समझ में प्रोसेस वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। और जो बेसिक है, आपको बेसिक अपना क्लियर करना पड़ेगा यदि आगे थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से स्टडी करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे।